नमस्कार दोस्तों। ये पार्ट 2 है जो हम वीडियो देख रहे थे जिस पे हम रिएक्ट कर रहे थे। सीकिंग जिज्ञासा चैनल की वीडियो है और हमने करीब आधी वीडियो जो है वो हम रिएक्ट कर चुके थे, देख चुके थे। अब हम आगे देखते हैं कि ये वीडियो में अपने क्या कह रहे हैं। इफेक्ट यूज करते हैं। आपके बारे में कुछ कॉमन चीजें बोलेंगे जैसे मैंने बोली, जो ये सभी को बोलते हैं। आप इतना ही कमाते हो जितने आपके खर्चे पूरे हो जाएं, आपकी सेविंग नहीं होती है। फिलहाल तो ऐसा ही है ना? ठीक। पत्रिका तो आपकी जो बन रही है, इस समय थोड़ा चिंतित और परेशान चल रहे हैं आप, ठीक है। अपने घर में शनि केतु के साथ बैठा है, बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में बैठा है। मतलब जो भी काम आप करते हैं, जो भी आप करने के लिए सोच रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान आ जाता होगा। मेहनत परिश्रम का फल उतना आपको नहीं मिलता है जितना आपको मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आय का घर ना, वो थोड़ा सा आपका थोड़ा दिक्कत दे रहा है। पैसा जिस तरीके से आपके लाइफ में आना चाहिए, रुकना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। कि आय के घर का स्वामी आपका जो होता है शनि केतु के साथ में बैठा हुआ है, लग्न घर में बैठा हुआ है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा आपको डिस्टर्ब और थोड़ा परेशान कर रहा है। और तीसरी ट्रिक इसमें दोस्तों इन्होंने एक एग्जांपल यूज करा है, वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर की इन्होंने क्लिप दिखाई है और इन्होंने अपनी, जो आपने पिछली वीडियो में अगर देखा होगा, वो अपनी जो ये प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, जो ये सड़क पे जाके दिखा रहे हैं, बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। इन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर का एग्जांपल दिया है जो थोड़ी जेनेरिक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, फिर भी वो उसका कारण दे रहे हैं। आगे इनका एक सवाल इनको पूछना चाहिए कि ये टाइम पीरियड कब तक रहेगा, ताकि आगे एस्ट्रोलॉजर वो दशा देख के और ज़्यादा क्लैरिफ़ाई कर पाए। इन्होंने टाइम पीरियड के बारे में पूछा नहीं और जैसा कि मैंने आपको पिछली बार ये बताया था कि आप 100 लोगों को जाके जेनेरिक स्टेटमेंट बोल दीजिए। फिर आप उसको एडिट करके 50 को दिखा दीजिए कि देखिए सब लोग ही हाँ कर रहे हैं। उसी तरीके से इन्होंने भी एक एस्ट्रोलॉजर का दिखाया कि वो जेनेरिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको जेनेरिक स्टेटमेंट दे रहा है तो वो प्रेडिक्शन नहीं है। प्रेडिक्शन में वो आपको कारण भी बताएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन भी करेगा, कारण भी बताएगा और टाइम पीरियड भी बताएँगे कि ये टाइम पीरियड से ये टाइम पीरियड ज़्यादा बुरा है या ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। देखते हैं आगे इनका क्या कहना है चॉइस ब्लाइंडनेस। अगर ये आपके बारे में कुछ बताएं और आप उससे डिसएग्री करो कि यार ऐसा तो मैंने कभी फील नहीं किया, तो ये अपनी बात के ही मीनिंग को और ज्यादा ब्रॉड कर देते हैं। जैसे, है ना। तो हाँ। राहु बेसिकली जो होता है वो 7th हाउस में जो होता है वो रिश्तों को लेकर ही दिक्कत करता है। दोस्तों से भी हाँ। मतलब कभी कभी ऐसा होता होगा कि हाँ, आपने अपनी तरफ से वैसा किया, अपना एफर्ट लगाया, उनसे आपको अपेक्षाएं हैं, लेकिन सामने से वैसा मिल नहीं पाता है जैसा आप अपेक्षा करते हो। है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि राहु 7th हाउस में बैठा तो ऐसा करेगा ही करेगा। आपको राहु का नक्षत्र भी देखना पड़ेगा कि राहु का नक्षत्र क्या है। राहु 7th हाउस में बैठ के ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी से अपेक्षा लगा रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। राहु 7th हाउस में सिर्फ आपके एम्बिशंस को बढ़ाता है, कई बारी मैरिज को जल्दी करवा सकता है। पर आपको मेनली ये समझना होगा कि राहु की नेचर क्या है, आपके हॉरोस्कोप में क्या नेचर है, किस राशि में बैठा है और उसका खुद का नक्षत्र क्या है। तो मुझे नहीं पता किस एस्ट्रोलॉजर से ये प्रेडिक्शन ले रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, ऐसी कोई जेनेरिक चीज़ नहीं है। दोस्तों सामने से वाले वैसे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, घर में थोड़ी बहुत है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों से कभी कभी चीजें होती है। बाकी राहु जो है 7th हाउस में, तो वो फैमिली से, जैसे फैमिलीज में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ, 7th हाउस की सिग्निफिकेशन किसी भी फैमिली से नहीं होती है, आपकी वाइफ से ज़रूर होती है। प्रॉब्लम कॉज़ करना उसका ज़रूरी नहीं है। अगेन वो डिपेंड करेगा कि राहु की सिचुएशन क्या है। कुछ लोग राहु का नीच का भी देखते हैं कि 8वीं राशि में नीच का हो जाता है। तो आपको सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा कि राहु की खुद की सिचुएशन क्या है। हाँ, हाँ। क्योंकि चलिए, राहु ये जो है तो आपने देखिए रिश्ते में दोनों चीजें करता है ना। मतलब रिश्ते हाँ, में जीवन साथी, फैमिली मेंबर और दोस्त सब आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कैरियर चलता रहेगा पर में, फाइनेंशियल जैसे को ले। कैरियर में आपके जीवन में ऐसा भी हुआ है आपने लाइन भी चेंज की है अपनी। हाँ हाँ, लाइन तो थोड़ी बहुत, मतलब ऐसा तो नहीं है कि लाइन चेंज किए एक ही टाइम, मतलब नहीं नहीं, वही चीज है ना जो शुरुआती दौर में आपके माइंड में था, उस रास्ते हाँ, पर आप नहीं चल पाए, कहीं ना कहीं आप अपना रास्ता चेंज किए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वही चीज मैं कह रहा हूँ, कैरियर में वो चीज नहीं रही है जो आपने शुरुआती दौर से पकड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात। हाँ, और शनि के साथ तो कैरियर में वो थोड़ा दिक्कत देता है। अभी ट्रांजिट में भी शनि पे से आ रहा है तो वो थोड़ा हाँ, प्रॉब्लम देता है। गोचर का भी शनि और चल रहा है जन्म में, हाँ तो वो जी, थोड़ा दिक्कत देता है, चेंजेस करवाता है। मतलब दिक्कत मतलब चेंजेस थोड़ा, हाँ जी, या तो कहीं आप छोड़ दे या कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, आपको डाइवर्ट करना पड़े, ऐसा रास्ता बदलना अच्छा। पड़े।
बिल्कुल ऐसे ही यही नहीं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी है। अगर 2 एस्ट्रोलॉजर वो देख के बता रहे हैं, मुझे इनका चार्ट याद नहीं है, पर अगर 2 एस्ट्रोलॉजर देख के बता रहे हैं, उसको ट्रांज़िट से भी कोरिलेट कर रहे हैं और अगर उन्होंने इनका D10 चार्ट भी देखा, तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट दी है। अभी उनसे एग्री भी कर रहे हैं कि हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और फिर बाद में ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बहुत ही जेनेरिक सी स्टेटमेंट दे दी। अगर हम इनसे डिसएग्री करते, तो ये अपना ब्रॉड टर्म कर देते। करियर में चेंज है तो है। अब इनका करियर क्या है मुझे नहीं पता है, पर अगर एस्ट्रोलॉजर को किसी को दिख रहा है करियर में चेंज है, तो वो खुद एग्री भी कर रहे हैं और उसको एज़ अ काउंटर पॉइंट भी कह रहे हैं, पता नहीं क्यों? सारी बातें जब मैं बाहर लोगों को बोल रहा था, तो मैंने उन सभी को आखिर में बोला कि मेरी प्रेडिक्शन एक्यूरेसी को 1 से लेकर 10 तक में रेट करो, जैसा भी आपको लगा हो। पूरी प्रेडिक्शन को, अपनी बर्थ चार्ट की प्रेडिक्शन को कितना रेट करोगे? 8 to 9 के बीच। 80% तो ठीक है। और मुझे मेंटलिज्म के बारे में और मुझे तो अगर इनकी प्रेडिक्शन रेट करनी होती, मैं 1 भी नहीं करता, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्शन नहीं थी। जितनी भी इन्होंने जाके लोगों से बात करी, वो बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट थी, विदाउट टाइम पीरियड, विदाउट कॉज। में भी इतना कुछ पता नहीं है, तब भी मैंने इन लोगों का एस्ट्रोलॉजी में ट्रस्ट बिल्ड करा लिया। तो ये जो बाबा और ये रियल एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ये लोग जेन्युइन प्रो होते हैं इन सब चीजों में। इन्होंने दसियों हजारों कुंडलियां देखी होती हैं, इनको दसियों हजारों लाइफ वेरिएशन पता होते हैं और उनमें दसियों हजारों कॉमन चीजें भी पता होती हैं। इसलिए आप जितने भी साइंस के 14 हो रहे हो, इनकी बातें आपको पक्का हैरान कर देंगी। और जब ये आप में ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, फिर आता है अगला स्टेप। अब दोस्तों, सेकंड एक्सपेरिमेंट करने का मेरा मोटिव यही जानना था कि जो ऐप में इनिशियल टेस्ट के वक्त एआई ने गलती की थी, क्या वैसी ही गलती रियल एस्ट्रोलॉजर भी करते हैं। और उसके लिए मैंने ये जो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी ऐप होती हैं, उनके एस्ट्रोलॉजर को मैंने अपनी रियल कुंडली दिखाई। ये है मेरी कुंडली। आप इसमें 6th हाउस को देखो। ये हाउस मेनली इंसान के 3 एस्पेक्ट को बताता है। उसे डिजीजेस कैसे होंगे, उस पर डेट यानी कर्जा कितना होगा और उसके दुश्मन कितने उसके लिए प्रॉब्लमैटिक होंगे। अब इस हाउस में आप देखोगे कि सन है और सन जिस साइन का लॉर्ड होता है उसी साइन में बैठा है और साथ ही इसकी डिग्री भी नियर टू स्ट्रॉन्ग है। अभी जो मैंने आपको चीजें बोली, वो शायद आप में से कुछ लोगों को समझ ना आई हो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी, बट स्टिल आपको इतना ओवरवेल्म्ड होने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बोल रहा हूं उतना सुनो, आपको समझ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजिकली ये काफी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। एस्ट्रोलॉजर्स इसको शत्रुहंता योग बोलते हैं। मतलब एस्ट्रोलॉजिकली इस बंदे के ऊपर बीमारी, दुश्मन या फिर कर्जे से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, वो ज्यादा सीरियस नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे भी हमें सन का देखना होगा कि सन का नक्षत्र कौन सा बैठ रहा है। बिना नक्षत्र के कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर प्रिडिक्शन कर रहे हो, प्रॉपर प्रिडिक्शन नहीं हो सकती है। अब सन अगर सपोज कर लीजिए इनका सैटर्न बैठता है 12वीं राशि का लॉर्ड, अगर सन यहाँ पे सैटर्न के नक्षत्र में होता, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। आपको समझना होगा कि कौन सा नक्षत्र है, कौन सी राशि में बैठा है, वो इम्पोर्टेंट है। सन अपनी राशि में बैठा है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, उसका बल बढ़ गया है, पर बल के बाद वो रिजल्ट कैसा देगा, ये फर्क आ जाता है कि जब आप 4 महीने खुद एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं और आप एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करते हैं। मैं आपको यही चीज समझा रहा हूँ कि मैंने कोर्स करा है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। हमें बैठ के ये नहीं पढ़ाया जाता है कि आप लोगों को मिसगाइड कैसे करें या फिर आप लोगों को किस तरीके से ये करें कि आपने 1000 कुंडली देख ली है तो आप वेग स्टेटमेंट्स दें। एस्ट्रोलॉजी करने का एक तरीका होता है, इंट्यूशन अंदर से आती है, इंट्यूशन आपको सीखनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि आप देखते ही उस चीज को समझ पाए और पकड़ पाए। मगर ये चीज जो है, जो इन्होंने 4 महीने पढ़ के इन्होंने कह दिया कि सन अपनी राशि में बैठा है, बहुत स्ट्रांग हो गया, यहाँ तो शत्रु बिल्कुल ही खत्म कर देगा, ऐसा नहीं है। और अगर थोड़ी बहुत जितनी होगी भी, तो ये उनको एक राजा की तरह जीत लेगा। नाउ अब मैंने एक टेस्ट सेट किया एस्ट्रोलॉजर्स के लिए। उसमें मैंने एक फेक प्रॉब्लम सेट की उनके लिए और उसके लिए उनसे मैंने सॉल्यूशन मांगा। प्रॉब्लम थी कि मेरे ऊपर 14 लाख का कर्जा है जो ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से हुआ। अभी 10 लाख मैंने रीपे कर दिया है जिन जिन लोगों से मैंने उधार लिया था, बाकी 4 लाख बाकी है। अब इसमें मेरा सवाल ये था कि मेरा इतना लॉस कैसे हो गया, मेरे दिमाग को क्या हो गया था। तो पहले एस्ट्रोलॉजर ने इसका रीजन ये दिया
क्योंकि पांचवें अच्छा घर का लॉर्ड जाकर आपके व्यय भाव में बैठा हुआ है, और शनि भी अपने मतलब केतु के साथ में, केतु डिटैचमेंट वाला प्लेनेट होता है, रुकावटों वाला अच्छा प्लेनेट, अच्छा केतु और शनि दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक साथ में कंजक्शन है लगन में ही। वो भी लग्न हमारी पर्सनालिटी अच्छा। होती है, और लग्न को ही अगर कोई हार्मफुल कर मतलब कोई तो नुकसान अभी पहुंचाता है तो उतनी अच्छा हाँ अच्छी रिस्पॉन्स, तो इतना अच्छा अभी रिस्पॉन्स अभी नहीं दे पाता ना। ये प्रिडिक्शन जो एस्ट्रोलॉजर कर रहे हैं, जो लेडी है प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वो प्रॉपरली कुछ भी नहीं समझा रहे हैं। यहाँ पे इनका पॉइंट वैलिड है कि बहुत ही वेग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ना तो आप दशाएं बता रहे हैं कि कौन सी दशा चल रही है। अगर इनका लॉस हुआ होता तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कब हुआ है, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर खुद देख के बताएगा कि आपका इस टाइम पे हो सकता है। कब हो सकता है? जब आपके 12वें लॉर्ड की जो है दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, इवन प्रत्यंतर दशा चल रही हो। दूसरी बात ये कह रहे हैं स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है। स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है तो आपको फोर्थ लॉर्ड को भी देखना होगा, क्योंकि फिफ्थ जो हाउस है आपका स्टॉक मार्केट को, स्पेकुलेशंस को दिखाता है, जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। जो स्टेटमेंट दे रही है मैडम, बहुत ही वेग स्टेटमेंट्स दे रही हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर ऐसे चुनेंगे कि हमने जी 10 एस्ट्रोलॉजर से बात करी, 1100 रुपए खर्चे हैं, हमने ये करा है, तो आपने किस टाइप के एस्ट्रोलॉजर से बात करी आप खुद ही समझ सकते हैं। अभी तक पूरी वीडियो में इन्होंने जो एक क्रिटिसिज्म करी है कि एस्ट्रोलॉजी के रेट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, वो मैं एग्री करता हूँ। बट हाँ, अब मैं किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाऊँ जिसको दवाई देना ही नहीं आता और मैं कहूँ देखिए डॉक्टर तो सारे ही फेक होते हैं, इन्होंने तो देखिए मुझे ये दवाई लिख के दे दी, ये तो बड़ी वेग सी दवाई है। क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर के पास डिग्री ही नहीं थी, उस डॉक्टर के पास कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं थी, उस डॉक्टर ने प्रॉपर पढ़ाई ही नहीं करी है। जब एस्ट्रोलॉजी में कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं बना हुआ है हमारे देश में, और आप किसी भी रैंडम बंदे से पूछ रहे हैं जिसका आपको खुद को नहीं पता है कि उसने कितनी पढ़ाई एस्ट्रोलॉजी में करी है। अब ये भाई साहब जो है, जो सीकिंग जिज्ञासा वाले हैं, इन्होंने 4 महीने पढ़ाई करी। अब ये बैठ के प्रेडिक्शन देने लिख जाए और लिख दे कि हाँ, मैंने बहुत अच्छी प्रेडिक्शन देता हूँ। कोई इनसे प्रेडिक्शन ले और कहे ये तो बहुत ही वाहियात एस्ट्रोलॉजर थे। वो वाहियात होंगे ही, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर पढ़ाई नहीं करी है। 4 महीने में अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आ जाती, तो बहुत कुछ हो जाता। 4 महीने में कोई भी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकता, 4 साल में भी नहीं सीख सकता है। इसमें समय लगता है, आप अपने स्किल को रिफाइन करते रहते हैं, पर एटलीस्ट आपके पास बेसिक स्किल होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। उसके लिए क्या आपने कोई टेस्ट दिया? क्या आपके पास कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट की डिग्री है? क्या आपने प्रॉपरली एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट स्टडी करे हैं? हमारे जो टीचर हैं वो कहते हैं कि 1000 चार्ट आपने स्टडी करे होंगे, तब जाके आप प्रॉपर एक एस्ट्रोलॉजी रीडिंग दे पाओगे। क्या इन्होंने 1000 चार्ट स्टडी करे जिनसे ये प्रेडिक्शन ले रहे हैं? चलिए फिर भी हम आगे देखते हैं, समझते हैं। अभी साहब चार्ट को देखो, यानी मून जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो 12th हाउस लॉस वाले हाउस में बैठा है, और सैटर्न और केतु लगन में बैठे हैं, जिसकी वजह से डिलेज और सडन लॉसेस तो नेटिव को होंगे ही। पर फिर मैंने ये पूछा, जो मेरी 6th हाउस की स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, जैसा कि ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि वो मेरे को कभी कर्जे में जाने नहीं देगी, तो मैं कर्जे में कैसे चला गया? और साथ ही इस प्लेसमेंट पर जुपिटर का 9th एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, यानी ये इस प्लेसमेंट को ना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो आपकी कुंडली में 6 हाउस में सूर्य है, तो उसे बैलेंस सूर्य ने किया। अच्छा जितना आपका लॉस हुआ उसे बैलेंस करने का काम किया, लेकिन इस फील्ड में आपका बहुत अच्छा कैरियर नहीं दिख रहा है। फिर यही सवाल मैंने दूसरे एस्ट्रोलॉजर से भी पूछा। फिर इसके बाद मैंने तीसरे एस्ट्रोलॉजर के लिए प्रॉब्लम को ना थोड़ा और सीरियस बना दिया। मैंने बोला कि मेरा 14 लाख का लॉस हो रखा है, पर रिकवर सिर्फ 1 लाख ही हुआ है, 13 लाख अभी चुकाना बाकी है। तो मेरे ऊपर इतना लॉस कैसे हो गया? यानी वही जो फर्स्ट और सेकंड एस्ट्रोलॉजर ने बोला था। चंद्रमा हाँ चंद्रमा हाँ 12वें नंबर में बैठा है ना, तो पैसा ऐसे ही बह जाता है। और भी है, शनि और केतु मीन राशि में है, और केतु को राहु देख रहे, इसकी वजह से कर्ज की स्थिति भी बन गई। आपको कर्ज की स्थिति राहु ने आने से पहले आपको दे दी होगी। पर फिर मैंने वही क्वेश्चन, इन्होंने जो कुछ हद तक बताया, जो सेकंड ये या थर्ड एस्ट्रोलॉजर जो इन्होंने बताया, उन्होंने कुछ हद तक एक्सप्लेन करा है। अब मुझे नहीं पता इनकी कॉल पे इन्होंने कितनी क्लिप डाली है, थोड़ा काट के जो भी इन्होंने डाला है, मगर क्या उन्होंने दशाओं को स्टडी करके इनको दशा के हिसाब से समझाया? क्या इनको नहीं समझाया? वो चीज़ अब हम कह नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने वीडियो अपने हिसाब से बनाई है। किया कि मेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट का क्या, जो बोलती है कि मेरे पे कोई कर्जा नहीं होगा। जैसे किसी बिना रीजन के पैसा नुकसान, मतलब अग्निकारक ग्रह है ना, अग्निकारक मतलब हाँ जल गया, कोई चीज जल हाँ गई तो किस काम की आई? आपने कमाया तो बहुत, लेकिन हाँ उससे ज्यादा गंवा दिया। तो उसमें उसने ये बोला
यानी सन गर्म है, अग्नि कारक ग्रह है ना, इसलिए सूरज की गर्मी ने सारा पैसा जला दिया। क्योंकि मैं अपनी कुंडली के कहीं ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है कि सन ने पैसा जला दिया। हाँ, एक अग्नि ग्रह है जो राशि बैठ रही है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फायरी राशि है, मगर ये 6th हाउस है। इनकी जो प्रॉब्लम है वो 6th हाउस से रिलेटेड नहीं है, 5th हाउस से ज़्यादा रिलेटेड है। आप लोन का देख रहे हैं 6th हाउस से देख रहे हैं, ठीक है, पर लोन आया किस वजह से? 5th हाउस की वजह से। तो वो जिस तरीके से समझा रहे हैं वो ठीक नहीं है। एक वही है कि वेग स्टेटमेंट दे रहे हैं फिर से। एस्पेक्ट्स को समझता हूँ, इसलिए मैंने इंटेंशनली ये टेस्ट सेट किया था, ये दिखाने के लिए जब रियलिटी इनके रूल्स से अलग होती है ना, तो ये अपने रूल्स को ही रियलिटी के हिसाब से बदल लेते हैं। और ये दो अलग-अलग एस्ट्रोलॉजर को कंपेयर कर रहे हैं, दो अलग-अलग सिचुएशन को देख के। अब आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दूसरे को कह रहे हैं नहीं मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो वो उसी हिसाब से आपका डायग्नोसिस करने की कोशिश करेंगे। जो पेट दर्द वाला है वो पेट को ही पकड़ेगा, जो सिर दर्द वाला है वो सिर को ही पकड़ेगा कि अगर आपके सिर में है तो ये चीजें आप ट्राई कर सकते। इसको फिलॉसफी में एड हॉक पैचिंग बोलते हैं। और इससे मैं ये नहीं बोल रहा कि एस्ट्रोलॉजी ऐप पे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो फेक हैं। नहीं, असल बात ये है कि कुंडली रीडिंग के जो रूल्स है ना, वो इनहेरेंटली ही इतने नुआंस्ड हैं कि वो मोल्ड किए जा सकते हैं। जैसे हम हमारे टेस्ट कुंडली के इसी हिस्से को देखते हैं, इसमें 3 चीजें हैं। पहला है हाउस, तो ये जो 6th हाउस है ना, ये आपके डिजीजेस, एनिमीज और डेट को तो बताता ही है। साइड बाय साइड ये आपकी सर्विस, जॉब, आपका डेली लाइफ में डिसिप्लिन कैसा होगा, आप वर्क स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे, या आपके लिटिगेशन के इश्यूज होंगे, ये सारे इस हाउस से देखे जाते हैं। फिर इसमें सन भी है जो जुड़ा है अथॉरिटी, ईगो, फादर के साथ कैसे रिलेशन होंगे, गवर्नमेंट डीलिंग्स, लीडरशिप, वाइटैलिटी, कॉन्फिडेंस। और क्योंकि सन का नेचर फायरी है तो ये लोग ये सारी चीजें देखते हैं। फिर इसके बाद है राशि जो कि है लियो की, तो वो जुड़ी है प्राइड से, डोमिनेंस से, रॉयल नेचर से, नीड फॉर रिकॉग्निशन से, ईगो ड्रिवन एक्शन से। ये लोग ये सारी चीजें लियो से देखते हैं। अब आप समझो कि ये एक हाउस है, उसमें सिर्फ एक प्लैनेट है अपनी ही राशि में, उसमें भी कम से कम 50 से ज्यादा प्रेडिक्शन निकल सकती हैं। और कुछ तो 50 नहीं, इसमें 50 से भी ज्यादा, काफी ज्यादा प्रेडिक्शंस निकल सकती है। आपको समझना पड़ता है कि कौन सी चीज को हम समझ रहे हैं। हम यहाँ पे जॉब समझना चाहते हैं कि किस टाइप की इंसान जॉब करेगा, क्या हम ये समझना चाहते हैं कि इनका फादर के साथ रिलेशन कैसा है। 6th हाउस आपके फादर के जॉब को, करियर को भी दिखाता है। इनके केस में अगर सन ठीक नक्षत्र में है तो इनके केस में फादर जो है वो अपना खुद का काम कर सकते हैं, या जहाँ पे काम करते हैं वहां पे एक अथॉरिटी, एक बॉस के स्टेटस में या मैनेजर के स्टेटस में हो सकते हैं। तो ये हाउस बहुत कुछ दिखाता है, ये बात बिल्कुल सच है। मगर क्या क्वेश्चन है, आप क्या जानना चाहते हैं, उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि यहाँ पे हमारा ये क्या शो कर रहा है। अब ये अपने लोन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि हमारा जो लोन है वो कैसा, मतलब खत्म होगा नहीं होगा। सन है, अथॉरिटी दिखाता है, पावर दिखाता है, ईगो दिखाता है। ईगो में आके किसी बंदे ने ट्रेडिंग करी, उसका लॉस हुआ, वो चीज को शो कर रहा है। इनका जो 5th हाउस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। लॉसेस हुए हैं, हमें 4th हाउस भी देखना है, हमें 12th हाउस भी देखना है। हमें ये भी देखना है कि 6th हाउस जो है, लोन मिल गया ठीक है, क्या सरकारी बैंक से मिलेगा, क्योंकि सन बैठा है, चांसेस सरकारी बैंक के बढ़ा देता है। सारी चीजें, सारी सिग्निफिकेशंस देखनी पड़ती है, एक एक सिग्निफिकेशन देखनी पड़ती है, एक एक सिग्निफिकेशन को समझना पड़ता है, तभी आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे। ये बात बिल्कुल सच है, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है या इनहेरेंटली वेग नहीं है। इसको समझना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन के हिसाब से, आपकी जिंदगी के हिसाब से हम क्या जानना चाहते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकती है। जैसे एस्ट्रोलॉजर ये भी बोल सकता है कि ये प्लेसमेंट नेटिव को सॉलिड इम्यूनिटी देती है, और वो ये भी बोल सकता है कि इस प्लेसमेंट से हीट काफी जनरेट हो सकती है और नेटिव को इससे हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। इसमें हार्ट इश्यूज बिल्कुल हो सकते हैं। सन अगर आपके 6th हाउस में आके बैठा है, हार्ट इशू चांसेस बढ़ाता है। मगर हार्ट इशू अगर आप इम्यूनिटी से रिलेट कर रहे हैं तो कोई उसका लॉजिक नहीं बना। इम्यूनिटी किसी की अच्छी हो सकती है और साथ में हार्ट इश्यूज बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पे 6th हाउस में आके बैठा है, एक सन टाइप डिजीज देने के चांसेस रखता है। हो सकता है आपकी वाइटैलिटी डाउन हो, आपकी इम्यूनिटी डाउन भी हो सकती है। सन किस सिचुएशन में है, यहाँ पे हमारा सन अपनी खुद की राशि में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। अगर हार्ट के इश्यूज दे रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। इम्यूनिटी अच्छी होना और आपके हार्ट का इशू होना दोनों अनरिलेटेड चीजें हो जाती हैं। या फिर जैसे उस तीसरे एस्ट्रोलॉजर ने लॉस का ये रीजन दिया, किसी
बिना रीजन के पैसा नुकसान, मतलब अग्निकारक ग्रह है ना, अग्निकारक मतलब हाँ। जल गया। या फिर एक और एग्जांपल देता हूं कि इन एस्ट्रोलॉजर ने अपनी रीसेंट वीडियो में एस्ट्रोलॉजिकली करियर कैसे चूज करना है इसके बारे में बात की, और उसके लिए उसमें उन्होंने ये बताया कि कौन से प्लैनेट किस प्रोफेशन को दर्शाते हैं। कौन सा ग्रह, कौन सा प्लेनेट किस तरह के काम बताता है। इसमें आप देख रहे हो सैटर्न लेबर इंटेंसिव और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बताता है, वैसे ही मार्स भी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन को दिखाता है, जो कि काफी हद तक सेम चीजें हैं। इसके अलावा मार्स लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और आपका रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन, ये सेम चीज़ें नहीं है। अगर सैटर्न है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री दिखा रहा है, हो सकता है कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जिसमें बहुत ज़्यादा आप लेबर को मैनेज कर रहे हैं या खुद एज अ लेबरर काम कर रहे हैं। अगर आप रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का देख रहे हो, बिल्कुल डिफरेंट है, आप उसमें मैनेज ज़रूर कर रहे हैं, पर वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। वो बहुत ही स्पेसिफाइड हो जाता है कि आप स्पेसिफिकली इस फील्ड में हैं। सैटर्न में आपको एक ब्रॉडर कैटेगरी मिली है, उसमें बहुत ही स्पेसिफिक मिली है, और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की कर रहे हैं, वो टोटली डिफरेंट है। और अगर ओवरलैप कहीं जगह पे होता भी है, जैसे अगर आपका वीनस है, मून है, दोनों क्रिएटिव फील्ड देते हैं, तो दोनों क्रिएटिव फील्ड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर आपका वीनस का मून का नक्षत्र हो गया, फिर से आपको एक नर्चरिंग इंडस्ट्री में ले आएगा, मेडिकल फील्ड में भी ला सकता है। तो इसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं है, अगर ये 2 चीज़ें हो रही हैं, तो हो रही हैं। अगर आपका मून का दिख रहा है कि करियर है, आपका ऐसा कोई करियर है जो फूड इंडस्ट्री में तो है। अगर उसमें कहीं पे आपका दिख रहा है कि वीनस मून के नक्षत्र में वो भी दे रहा है, तो वो भी अच्छी बात है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसको और पिन पॉइंट करने में ज़रूर हेल्प करेगा वो। मिलिट्री जॉब्स को दिखाता है, वैसे ही सन भी डिफेंस जॉब्स को दिखाता है। और वापस हम इस सन अगर आपका दिखा रहा है, तो चांसेस हो जाते हैं कि आप जिस उसमें जा रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में जा रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन हो रही है। मार्स में ज़रूरी नहीं है आपकी गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन हो। अगर आप स्पेसिफिकली मिलिट्री में जा रहे हो, अरे नहीं तो आप हथियार की सप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप दोनों चीज़ों को ओवरलैप कर रहे हैं, कुंडली मिक्स पर कर आए रहे हैं। तो ये तो कुंडली बहुत एक इजी एग्जांपल था। कई ऐसी कुंडलियां भी होती हैं जिसमें एक ही हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं, उससे तो 100 से ज्यादा अलग अलग प्रेडिक्शंस निकल सकती हैं। या फिर ऐसा होता है कि एक हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स भी हैं और उनको और मल्टीपल प्लैनेट्स देख रहे हैं, तो 300-400 प्रेडिक्शन एक ही हाउस की निकल जाती है। फिर इसके बाद एक और रूल है कि हर प्लैनेट एज के साथ तो एक्टिवेट होता ही है, साइड बाय साइड हर प्लैनेट की एक महादशा होती है, उसमें वो एक्टिव होता है। पर सिर्फ ये नहीं, वो अपनी अंतरदशा में भी एक्टिवेट होता है। अगर कोई प्रत्यंतर दशा चल रही है तो वो उसमें भी एक्टिवेट होता है। फिर मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तीनों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्रत्यंतर दशा आपको वो दिखा रही है कि करंटली आपकी प्रॉब्लम क्या चल रही है। महादशा आपको एक जनरल ट्रेंड दिखा रही है। अंतरदशा आपको दिखा रही है कि उस टाइम पीरियड में आपकी स्टोरी क्या चल रही है। सपोज करिए आपकी वीनस की जो है वो महादशा आती है, यहाँ पे वीनस आपका 6th हाउस का लॉर्ड है, वो दिखा रहा है कि आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं। आप जॉब करेंगे तो 20 साल तक आप जॉब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वीनस के अंदर आपकी कौन सी आ रही है, कब गेन हो रहा है, कब लॉस हो रहा है, कब आपकी जॉब बेटर जा रही है, कब प्रमोशन थोड़ा डाउन जा रहा है, वो दिखाएगा। अगर वीनस आपका ओवरऑल जॉब के लिए अच्छा, एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स आप ऊपर ही होंगे, पर उसमें जो अप एंड डाउन आ रहे हैं वो आपकी अंतरदशा दिखा रही है। और प्रत्यंतर दशा स्पेसिफिकली ये दिखा रही है कि करंटली आपकी क्या प्रॉब्लम है। करंटली आपके घर के अंदर ये चल रही है, आपकी मदर बीमार है, आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, आपके फादर की हेल्थ खराब चल रही है, आप नया घर ले रहे हैं, वो चीज़ आपकी प्रत्यंतर दशा ज़्यादा क्लियरली बता पाती है। एक और सब दशा होती है, उसमें भी वो एक्टिव हो सकता है। और फिर ये सारी चीजें यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स अपने ही वेरी नोन रूल्स को 1-2 लोर बताकर खुद चेंज कर देते हैं। जैसे कई एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, तो शनि जब खुद की राशि में बैठ जाते हैं तो भी बहुत उपद्रव नहीं मचाते, बहुत तबाही नहीं मचाते, इंसान को एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करते हैं। ये एक वेरी वेल नोन फैक्ट है। फिर उसके बाद कई एस्ट्रोलॉजर ये भी बोलते हैं, मकर में शनि सबसे ज्यादा कठोर होता है क्योंकि वो उसकी खुद की राशि है, वो खुद का घर है। अब इसके डिफेंस में कई इसके डिफेंस में मैं दोनों एस्ट्रोलॉजर से एग्री करता हूँ, मगर यहाँ पे आपको केपी एस्ट्रोलॉजी और नक्षत्रों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा आगे डीप जाना पड़ता है और सिर्फ नक्षत्र नहीं, सब नक्षत्र भी देखना पड़ता है। अब इनका कहना ये होगा कि ये तो एक और कॉम्प्लिकेशन हो गई, आप चीज़ों को और ज़्यादा घुमा रहे हैं, कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, नहीं। एक नक्षत्र, सब नक्षत्र उसकी पोज़ीशन बताता है। कोई प्लैनेट कैसी सिचुएशन में है, आपको ये समझना होगा कि अगर आप अच्छी सिचुएशन में हैं,
जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी इंसान है, वो एक अच्छी सिचुएशन में है। आप जानबूझ के किसी का बहुत बुरा नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको किसी से ₹10 लेने भी है, वो ₹10 लेट भी करता है, आप कहेंगे कोई बात नहीं। किसी से आपको ₹22 लेने हैं, वो ₹20 देगा, आप कहोगे चलो ₹2 तेरे माफ़ कर दिए। अगर कोई प्लैनेट अच्छी स्ट्रेंथ में है, अच्छी सिचुएशन में है, तो वो थोड़ा-सा लीनिएंट रहेगा, अच्छे रिज़ल्ट देगा। अब ये अच्छी सिचुएशन हम कैसे देखेंगे? ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं सिर्फ़ कि वो एक्सॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, क्या वो अपनी राशि में है, इन चीज़ों को हम देखते हैं। मगर जब हम डिटेल में चले जाते हैं, हम केपी में जाते हैं, तो हमें ये भी देखना होता है कि वो कौन-से नक्षत्र में है। क्या चले चार्ट में वो फॉल बैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका नक्षत्र भी स्ट्रॉन्ग है, नक्षत्र में जिसके है वो पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। खास करके इसमें नक्षत्र के बाद सब नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। किसी और वीडियो में, एजुकेशनल वीडियो में आप लोगों के साथ कवर करूंगा उसको। एस्ट्रोलॉजर ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये जो इतने सारे वेरिएबल्स है ना, इतनी सारी चीजें हैं, ये एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए होती हैं। दोस्तों प्लीज ये ना गलत है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। इसको हम एक बार इस फिजिक्स सिमुलेशन से समझते हैं। इसको ध्यान से देखो, इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं जैसे मास, लॉन्चिंग एंगल और भी कई हैं। इनसे एक प्रोजेक्टाइल शॉट करते हैं। अब ये जाकर यहां गिरी। अब यहीं अगर मैं क्या करूं कि मैं मास को, एंगल को, इनिशियल स्पीड को प्लस ग्रेविटी को भी चेंज कर दूं, क्योंकि हम तो बचपन से ही जी को 10 लेते हुए आए हैं, और तो क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। अब मैं प्रोजेक्टाइल शॉट करूंगा तो देखो इतना डिफरेंस आता है। मतलब आप समझ रहे हो कि ज्यादा वेरिएबल्स होने से एक्यूरेसी नहीं होती, वेरिएबल प्रिसीजन के बिना। यानी आप हर वेरिएबल को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। तो जितने ज्यादा वेरिएबल बढ़ाते जाओगे उससे केओस ही बढ़ेगी, सिस्टम एक्यूरेट नहीं बनेगा। पर आप में से ज्यादातर लोग ये चीज समझ ही गए होंगे कि इतनी यहाँ पे कुछ हद तक इनका एग्जाम्पल ठीक है, पर पूरी तरीके से नहीं। हमें ये समझना पड़ता है कि वेरिएबल्स हैं ताकि आप उसको एग्जैक्टली प्लैनेट को समझ पाए और सिचुएशन को समझ पाए। आपको ये देखना है कि सन फादर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, सन अथॉरिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, सन आपकी इम्यूनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वेरिएबल्स बहुत सारे आ जाते हैं, किस राशि में बैठा है, कहाँ पे बैठा है, क्या उसकी सिचुएशन है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट को भी उस हिसाब से मॉडिफाई करता जाएगा। वेरिएबल होना कोई बुरी बात नहीं है। जितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा, वेरिएबल ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया कि इन्होंने एक जो एनिमेशन बनाई है कि मैंने प्रोजेक्टाइल शूट करा, वो आगे चला गया। इसमें एयर रेजिस्टेंस भी आपको देखनी पड़ेगी। इसमें ये भी देखना होगा कि एयर रेजिस्टेंस कितनी पड़ रही है। वेरिएबल बहुत सारे थे, आपको पता नहीं था। आपको ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कितने वेरिएबल लग रहे हैं। आपने अपने 4 वेरिएबल सेट करके उनको ऊपर-नीचे करके देख लिया। तो इस तरीके से आप 4 वेरिएबल ले लीजिए कि प्लैनेट कौन-सा है, कहाँ पे बैठा है, राशि कौन सी है, 3 वेरिएबल पे प्रेडिक्शन करें। मगर आपकी प्रेडिक्शन फिर वैसी आएगी। अब आप इसमें एयर रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, बाकी फैक्टर जोड़ेंगे, आपकी और ज़्यादा एक्यूरेट होते जाएगी। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको 2-3 वही लेने हैं वेरिएबल या ज़्यादा लेने हैं। ज़्यादा वेरिएबल अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है यहाँ पे। सारी कियोस ना इनके काम ही आती है। जब एक नॉर्मल इंसान इनकी बातें सुनता है ना, हम इफेमिनिस्ट बेस्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, उसके ऊपर से हमारे इतने रूल्स हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में, 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, फिर उसके बाद 27 नक्षत्र भी हैं और उनमें 4 पद भी हैं, उनको देखा जाता है। फिर उसके बाद अलग अलग दशाएं भी हैं, महादशा, फिर अंतरदशा, फिर प्रति अंतरदशा, और उनमें कई और अलग अलग रूल्स भी हैं, नाती कारक, डिग्रीज। तो बंदा ना ओवरवेल्म्ड हो जाता है और सोचता है कि जरूर कुछ सही बात कर रहे होंगे। और अगर आपके बारे में जो ये प्रेडिक्शन करते हैं वो गलत हो गई, तो ये ना एक बड़ी लॉजिकल बात करते हैं, जो लगती लॉजिकल है बट होती लॉजिकल फैलेसी है। जैसे इस डिलीटेड वीडियो में जिन एस्ट्रोलॉजर ने मेरी वीडियो डिलीट करवाई, उनका ही वर्बेटम देता एक एग्जाम्पल के लिए, बट अब वो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये फिर डिलीट करवा देंगे। इसलिए इनकी इसी बात का एक वैसा ही बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल बताता हूं। इसमें 12th हाउस में मून है। इस प्लेसमेंट से ये लोग बोलते हैं कि नेटिव को स्लीप इश्यूज होंगे। तो मैं सच बोल रहा हूं, मेरे को कोई स्लीप इशू नहीं है। बेड पर लेटते ही मैं सो जाता हूं अगर मैं फोन नहीं देख रहा। अब मेन बात यह है कि इसमें कई एस्ट्रोलॉजर बड़ी वही लॉजिकल बात करते हैं, देखो हमें बाकी फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं और प्लेसमेंट्स भी देखनी पड़ती हैं। जैसे मेरे गोचर का शनि मेरे लग्न में चल रहा है, मेरी शनि की 7.5 भी चल रही है, मेरे लग्न में भी शनि बैठे हैं और मेरी महादशा भी शनि की आने वाली है। इसी वजह से आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे और इस मेहनत की वजह से ही आप एकदम लेटते ही सो जाते हैं। इनको प्रॉब्लम ये है कि लोग दूसरे फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं, दूसरे फैक्टर्स को बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए।
ये स्टेटमेंट देना कि मून आपके 12th हाउस में है, आपको एंग्जायटी रहेगी या फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी, बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट है। ये कोई भी चार्ट देखते ही सबसे पहले एकदम से दिमाग में आता है कि हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है, मगर उसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इनको फैक्टर्स देखने से प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको एक मेडिकल का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। किसी इंसान को कैंसर हुआ है, उसको कीमोथेरेपी देनी है। अब कीमोथेरेपी कौन-सी देनी है, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इवन फैक्टर्स डिसाइड होने के बाद, कीमोथेरेपी डिसाइड होने के बाद, क्या इंसान का किडनी फंक्शन टेस्ट ठीक आ रहा है? क्या उनका एलएफटी ठीक आ रहा है? क्या वो बर्दाश्त कर पाएँगे? कितने साइड इफ़ेक्ट आएँगे? अब एक पेशेंट में तो साइड इफ़ेक्ट कम आए, दूसरे में ज़्यादा आए हैं। दूसरे में ज़्यादा इम्यूनिटी थी, एक में कम थी। किसी की एज ज़्यादा है, किसी का वेट की प्रॉब्लम है, बहुत सारे, ये तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। डॉक्टर को तो लिख के देना चाहिए आप ये दवाई लेंगे, इतने टाइम में आप ठीक होंगे ही होंगे। इसमें कोई भी रूल इधर से उधर हो ही नहीं सकता है। अगर रूल इधर से उधर हुआ, इसका मतलब है पूरी मेडिकल साइंस ही गलत हो गई। ये सुनने में कितनी एक वाहियात, इतनी बेवकूफ़ी वाली चीज़ लग रही है। मगर यही जब आप घुमा-फिरा के एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बोले तो लगता है कि हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात बोली है, ये तो बहुत सारे रूल्स लगा दिए इन्होंने, हर एक के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई हो गया? ये सारी चीज़ें सबके ऊपर ही अप्लाई होनी थी। इतने सारे फैक्टर्स क्यों आ गए? तो अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कितनी नॉनसेंसिकल बातें हैं ये। ये बात लगती लॉजिकल है, बट एक ये फैलेसी है। इसको पी हैकिंग बोलते हैं, जहां एक सिस्टम ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स एक साथ एक्ट कर कर रिजल्ट नहीं दे रहे, बल्कि सारे वेरिएबल्स में से रिजल्ट को देख के वेरिएबल की सिलेक्शन होती है। तो जो वेरिएबल्स उस रिजल्ट को सही बताते हैं वो माने जाते हैं, बाकी वेरिएबल अपने आप ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं। यानी आपके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट को सेलेक्टिवली चूज किया जाता है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जैसी है वैसी क्यों है ये बताने के लिए। मतलब अगर मेरे को गलती ये दोस्तों बहुत ही एक वैलिड पॉइंट है। ये चीज़ एक ऐसी है जो मुझे भी पसंद नहीं है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर क्या करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को समझ के या किसी की प्रॉब्लम को समझ के, किसी का चार्ट देख के, किसी के हिस्टोरिकल फिगर का, वो कहेंगे ये इवेंट इस वजह से हुआ था। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये इवेंट इसकी वजह से हुआ था, ठीक है, पर आप बताइए कि इसका चार्ट है। ब्लाइंड स्टडी ज़रूरी है कि आप ब्लाइंडली बताइए कि हाँ, इस चार्ट में ये मुझे दिख रहा है, ये चार्ट इस व्यक्ति का हो सकता है। और मेरा पूरा इस पे है, एक ऑब्जेक्टिव है कि ये चीज़ें होनी चाहिए और करवा के भी रहूँगा मैं, कि हमें ब्लाइंड स्टडीज़ चाहिए हैं। एस्ट्रोलॉजी में कि ये चार्ट किसका है, आप खुद देख के बताइए, आपको नाम नहीं मिलेगा कि आप इवेंट को कोरिलेट करें। आपको पता होना चाहिए कि चार्ट किसका है। आप फ्यूचर इवेंट्स बताइए कि फ्यूचर इवेंट्स क्या-क्या हो सकते हैं इस चार्ट में देख के, विद इन अ फ्यू मंथ्स आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स दिख रही है वो बताइए। क्योंकि कोई प्रेडिक्शन कर दे कि 10 साल बाद ये प्रॉब्लम दिख रही है, अब 10 साल तक कौन उसका वेट करेगा? ये वाला पॉइंट मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, इवेंट को पकड़ के उसको प्लैनेट से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। ये बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में समझने के लिए ठीक है, मगर उसके बाद अगर कोई भी ये कर रहा है तो ये बहुत ही स्टुपिडिटी वाली चीज़ है। से स्लीप इश्यूज होते और मैं बोल देता हाँ मुझे है स्लीप इश्यूज, तो ये शनिदेव के सारे इतने इफेक्ट बिल्कुल इग्नोर कर देते। इसीलिए चोर की दाढ़ी में तिनका पाया और 20,000 पे वीडियो हटवानी पड़ी, और ऊपर से बोल भी रहे थे हाँ कुछ लोग शेडी बिजनेस करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, सब शेडी आप सच्चे। सच्चे लोगों ने वीडियो हटवा दी क्योंकि मैंने जेन्युइनली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इनके ज्ञान को समझ के इनकी पीयर रिव्यूइंग कर दी थी। इससे इनका सारा गेम पता चल गया। और बताया आप चलिए दोस्तों, वीडियो इनका ख़त्म हो गया है। मेनली इन्होंने जो पॉइंट रखे हैं, मैंने आपको ज़्यादातर समझाया है एक एस्ट्रोलॉजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक ऐसे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो खुद एस्ट्रोलॉजी पे काफ़ी साल तक डाउट करता रहा है। मेरे फैमिली में भी एस्ट्रोलॉजर हैं, 2 जनरेशंस, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फिर भी मेरा एक डाउट हमेशा एस्ट्रोलॉजी पे रहा था, जो खुद पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, समझने के बाद थोड़ा क्लियर आउट हुआ है। 4 महीने पढ़ाई करके आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर आप 4 महीने में सीख भी रहे हैं, अगर आप इतने डेडिकेटेड हैं, तो आपने क्या पढ़ा है? क्या आपने ऊपर-ऊपर से बीपीएचएस पढ़ के आपने प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दिया? क्या आपने केपी एस्ट्रोलॉजी को समझा है? क्या आपने श्रीपति पद्धति पढ़ी है? क्या आपको ये चीज़ों के बारे में पता भी है? या फिर आप बस एक वो कर रहे हैं कि मुझे बस क्रिटिसाइज़ करना है? प्रॉब्लम ये है कि आजकल ज़्यादातर लोग चाहते हैं सिंप्लिसिटी, कि हमें बहुत सिंपल सिस्टम चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ये होगा तो ये हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कोई भी नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता कि 10 चीज़ों को स्टडी करके, समझ के, फिर कोई प्रेडिक्शन करे।
या कोई भी चीज़ या आप किसी भी चीज़ में अप्लाई कर लीजिए, इवन आप रिलीजन में भी अप्लाई करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। आपका एक भगवान है, बहुत बढ़िया है, ईज़ी हो गया मेरे लिए पूजना हो गया। इसी वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो आगे बढ़े हैं कि उन्होंने हिंदुइज़्म में भी एक भगवान को चुन लिया कि जी हम तो इस भगवान को पूजते हैं और जगह-जगह पे अपने इंस्टीट्यूट खोल लिए, इंटरनेशनली अपने आप को कर लिया और पूरा हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। बाकी जो है आप जानते ही हैं इतने बड़े-बड़े रिलीजन हैं जो बस हाँ, हमारा ये भगवान है एक। अगर हिंदुइज़्म में आपको बोल दिया कि 10 भगवान है, 100 भगवान है, आपका ये भी देवी-देवता है, ये है, तो आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम होने लग गई कि नहीं मुझे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं चाहिए। अगर एस्ट्रोलॉजी में कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है तो हमें प्रॉब्लम है। इन जैसे लोगों के लिए जो इन्होंने वीडियो बनाई है बहुत बढ़िया वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सीख लें। उसमें आपका कोई टेंशन ही नहीं है आपको। कोई आयांश सिस्टम्स नहीं है, कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है आयांश में। हिल गए कोई बात नहीं। अगर सन हमारा जो है वो इस टाइम पे वो कहते हैं एरीज़ में है जबकि एरीज़ के साथ अलाइन नहीं कर रहा तो क्या हो गया? हमने तो सिंप्लिसिटी करनी है कि जब वो यहाँ पे पहुँच गया हमने उसे कह देना कि एरीज़ में आ गया। हमने सिंप्लिसिटी करनी है, हमें नक्षत्रों से कोई मतलब नहीं है। हमने बस सिंप्लिसिटी करनी है, हमने पूरी दुनिया को 12 कैटेगरी में डिवाइड करके प्रेडिक्शन करना शुरू कर दी। सिंप्लीफाई कर देंगे तो काफ़ी लोग खुश हो जाएँगे, कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो लोगों के समझ नहीं आता है। पर दोस्तों मेरा एक वो था कि किसी ने मुझे ये वीडियो भेजी थी। मुझे ये था कि वीडियो में इन्होंने कुछ टॉपिक अच्छे कवर करे हैं, कुछ चीज़ों से मैं इनके एग्री करता हूँ, तो मैं चाहता था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप लोगों को ये फॉर्मेट पसंद आया है, आप चाहते हैं मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को क्रिटिसाइज़ भी करा है या फिर जो एस्ट्रोलॉजर है उन्हीं के बारे में अगर आप चाहते हैं मैं और ज़्यादा डिस्कशन करूँ उनके टॉपिक पे, तो आप मुझे वीडियो भेज सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी मुझे वीडियो भेज सकते हैं, इवन रेडिट पे भी हमारे ग्रुप पे जाके पोस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।